वेलकम। आज हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है? वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसकी केवल मैग्नीट्यूड है, जैसे कि डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड। अगर हम कहते हैं मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा हूँ, तो हमें कोई डायरेक्शन की पता नहीं चलती। अगर वही मैं कहूँ कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नॉर्थ की ओर बढ़ रहा हूँ, तो हमें डायरेक्शन की पता चलती है, तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट होगा। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। अगर वही मैं कहता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी मेरी स्पीड, क्योंकि इसके साथ ओनली मैग्नीट्यूड जुड़ा है, डायरेक्शन नहीं है। पर यहाँ आप देखिए मैग्नीट्यूड एंड देयर इज ए डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। उसी तरह से वॉल्यूम में जस्ट आपको नंबर मैग्नीट्यूड मिलता है, जैसे कि 5 लीटर, 9 लीटर। सेम है डेंसिटी के साथ प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी क्या है स्केलर क्वांटिटीज़। उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, जैसे फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है, इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। तो वेक्टर्स दो तरीके से डिवाइड है, एक है पोलर वेक्टर्स और एक है एक्सियल वेक्टर्स। तो एक एग्जांपल लूँगा। इमेजिन करो कि आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल जब आप चलाते हो तो आपकी जो पोजीशन है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि आपकी पोजीशन डिस्प्लेस हो रही है। तो इस तरह के चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर वेक्टर्स की इस्तेमाल होती है। वही अगर आपकी जो साइकिल की जो व्हील है, वो व्हील विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेल वो चेंज नहीं होती, वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेल वहीं रहती है। तो ये जो व्हील है, ये व्हील विथ रेस्पेक्ट टू रोड वो तो दूसरी जगह चली जाएगी, पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेल वो चेंज नहीं होती है। तो इस तरह के चीज़ को अगर आपको दिखाना है कि वो क्या स्पीड से घूम रहा है, जिसको हम कहते हैं एंगुलर स्पीड। अगर हम ये भी बताएं कि किस ओर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा हूँ, तब वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सियल वेक्टर की यूज़ होती है। तो अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, और वही अगर उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो आपको करना क्या है, कैसे पता करना है कि वो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? तो सिंपल है, जो मोशन है उसके ओर आपको अपना राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है। तो जैसे कि अगर ये एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये पार्टिकल घूम रही है। तो आप जब अपना फिंगर्स इस तरह से कर्लिंग करेंगे और तो आप देखेंगे कि आपकी थंब अपवर्ड की ओर पॉइंट कर रही है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट करेंगे ये वेलोसिटी को। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अपनी फिंगर को डाउन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी जो फिंगर है वो इस ओर पॉइंट करेगी। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सियल वेक्टर को। आइए देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो मैंने जैसे बताया कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। तो आपको करना क्या है कि मैग्नीट्यूड के लिए आपको उसकी लेंथ दिखाना है। तो जैसे कि मैं लेता हूँ कोई वेक्टर है, जैसे कि मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर मेरी डायरेक्शन फ्रेम ये है, तो अगर मैं इस ओर जा रहा हूँ टुवर्ड्स नॉर्थ और मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर, तो आप देखेंगे कि ये एरो पॉइंट कर रही है डायरेक्शन की ओर, और ये 40 ये रिप्रेजेंट करती है इसकी लेंथ। वही मैं कहूँ कि मेरी स्पीड अब हो गई है 50,
तो मुझे लेंथ को इंक्रीज़ करना होगा। तो आपको समझ आ गया कि वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये जो इसकी डायरेक्शन है वो एरो उस ओर पॉइंट करेगी और स्टार्टिंग से एंड तक जो एरो तक ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको दो वेक्टर्स ऐड करना है, अब जैसे कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप इधर जा रहे हैं, तो इमेजिन करिए कि आप कोई ट्रेन के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। तो ट्रेन के ऊपर गाड़ी चला रहे हो और इमेजिन करिए कि आपकी जो ट्रेन है कुछ इधर मूव कर रही है और आप इधर मूव कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड में जो व्यक्ति खड़ा है उसको किधर दिखेगा आपका मोशन? उसको कुछ इस ओर दिखेगा। तो मान लेता हूँ कि आपका स्पीड को मैं रिप्रेजेंट किया हूँ v1 से और जो ट्रेन का स्पीड है मैं उसे रिप्रेजेंट किया हूँ v2 से। तो जो आदमी को जो स्पीड दिखेगा वो क्या होगा? v1 प्लस v2। तो इसकी जो एडिशन रूल है वो एडिशन रूल जो नॉर्मल आप ऐड करते हैं वो रूल से अलग है। जैसे कि अगर आप ऐड करते हैं 5 + 9 14 हुआ, तो वेक्टर में वो रूल अप्लाई नहीं होता है। इसकी एडिशन रूल अलग है, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो और सारे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट से है वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कि अगर ये वेक्टर्स है और मैं इस वेक्टर को मैं उठाकर यहाँ रख दिया हूँ, तो वो वेक्टर इसकी जो लेंथ है और इसकी लेंथ है सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ये इधर पॉइंट कर रही है या इधर भी हो तो इधर ही पॉइंट कर रही है, डायरेक्शन तो सेम है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करने पर वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती है और नाइदर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ रिमेन्स अनचेंज्ड। इफ़ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एंगल अदर देन 360 इट चेंजेस। तो 360 पर वो क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि 360 आपको पता है कि एक प्लेन पे अगर आप 180 रोटेट करेंगे तो 180 रोटेट करने पर आपकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी और फिर 180 रोटेट करेंगे तो आप सेम पोजीशन में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 360 में आप सेम पोजीशन में आते हैं। इसलिए 360 पर कोई वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब कि मुझे किसी चीज़ की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है। मान लीजिए कि आपके घर में आपका फैन का लोकेशन कहाँ पर है उसे रिप्रेजेंट करना है, या बल्ब का लोकेशन कहाँ पर है, स्विच का लोकेशन कहाँ पर है। तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर में क्या होती है? पहला चीज़ उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और उसकी एक एंडिंग पॉइंट होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है? ओरिजिन। तो आप ओरिजिन आप जहाँ रखेंगे तो वो आपके रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। तो मान लीजिए कि मैंने ये ओरिजिन एक्स वाई और ये जेड रखा है। तो ये 3 डायमेंशन है। अगर आप 2 डायमेंशन में लेते हैं तो 2 डायमेंशन बोलने का मतलब हो गया प्लेन है, और 3 डायमेंशन बोलने का मतलब हो गया कि जो स्पेस आप जिस स्पेस में रहते हैं वो 3 डायमेंशन है। तो आपने कोई एक रेफरेंस फ्रेम लिया है, क्योंकि अगर आपको बताना है कि आपकी बल्ब कहाँ है, स्विच कहाँ है, तो आप किसी रेफरेंस से बताते हैं। जैसे कि आप बताते हैं कि दरवाजे से 3 मीटर राइट की ओर या 2 मीटर लेफ़्ट की ओर, तो आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। तो पोजीशन वेक्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि आपकी जो फैन की लोकेशन है वो है 2 मीटर राइट की ओर, मतलब एक्स की ओर, और 3 मीटर टुवर्ड्स वाई एंड 9 मीटर्स टुवर्ड्स जेड। तो ये आपकी फैन की लोकेशन है। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है, इसे मैं कहूँगा आर। तो इसके ऊपर एरो ये बता रही है कि ये मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन है। तो 2, 3, 9 से आपको क्या समझना है? ये 3 कंपोनेंट है। कहने का मतलब हुआ कि
आपको x में कितना जाना है, तो आप देखिए यहाँ पर x है, y है और z है। तो मैं यहाँ पर x y z इस तरह से लिया हूँ, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिया है। तो चलिए इसी को यूज़ करते हैं। तो x की ओर कितना आना है, y की ओर कितना जाना है, z की ओर कितना जाना है। तो आप देख रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पर आप पहुंच जा रहे हैं। तो r को आप 3 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको इसका लेंथ बताना है और इसकी डायरेक्शन बताना है। तो मैं मान लीजिए इसका लेंथ है 9 मीटर, तो मैं बोलूँगा 9 मीटर टूवर्ड्स क्या, ये डायरेक्शन को मैं बता दूंगा। तो ये डायरेक्शन मान लीजिए कि आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक फ्रेम बनाना है, एक्स वाई जेड फ्रेम, और उस फ्रेम में आपको एक्स की डिस्टेंस बतानी है कि आपको इधर कितना जाना है, फिर वाई की डिस्टेंस मतलब इधर कितना आना है, और जेड की डिस्टेंस इधर कितना आना है। तो वो सेम चीज़ है और ये भी आपको एक डायरेक्शन बता रही है आप, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो ये रहा पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर की मतलब कि ये इसकी लेंथ निकालनी है, इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, मैं इस वेक्टर की लेंथ निकालने की बात कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, जब मैं बोलता हूँ लेंथ कितना है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस से। तो इससे बस ये समझना है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। ये 3 नंबर है, तीनों की आपको स्क्वायर ले लेनी है। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी 2 2 4 9 81 85 95 94। तो इसकी लेंथ हो जाएगी √94। तो अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन है। अब हम देखेंगे एक एक करके देखेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन बोलने का मतलब हुआ कि मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, जैसे कि आपने अभी देखा था 2 3 9, ये पोजीशन वेक्टर थी। तो इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2i कैप जो कि x डायरेक्शन में है, प्लस 3j कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है y डायरेक्शन को, प्लस 9k कैप। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, बस लिखने की तरीका अलग अलग है। तो अगर मैं इस वेक्टर को, मैं इसे लिख देता हूँ वेक्टर v, ऊपर में एरो के सिंबल रिप्रेजेंट करती है कि ये इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। वो उसके लिए एक वेरिएबल यूज़ करूँगा और उस पर एरो साइन रहेगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि वो वेक्टर है। तो अगर मुझे कोई वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर के साथ, स्केलर मतलब क्या हो गया, कोई नंबर, जस्ट मैग्नीट्यूड, जैसे कि 3 4 5, ये सारा स्केलर क्वांटिटीज़ है। इससे आपको कोई डायरेक्शन समझ नहीं आता है, बस ये एक नंबर है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, वो मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो आपको क्या दिखेगा कि ये 5 ये सारा टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 9 45। तो ये एक मुझे न्यू वेक्टर मिली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है एक्चुअली में, वो जस्ट क्या हो रहा है कि अगर आपकी वेक्टर की लेंथ ये थी पहले, ये वेक्टर v की लेंथ थी, तो जब आपने इससे 5v से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हुआ वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, पर इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो वही अगर मैं इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता, -1, तो आप क्या देखेंगे कि ये सारी नंबर्स 2 3 और 9 जस्ट अपोजिट हो जाती, मतलब -2 -3 -9। तब मुझे जो रिजल्टेंट मिलता तो वो कुछ इस टाइप से मिलता। तो ये मैं इसे लिखता इस तरह से। तो यही ये 3 पॉइंट्स बता रहा है। तो ये k ग्रेटर देन 0 क्या होगा कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बस लेंथ चेंज होगी। तो जितना जो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उतने टाइम्स वो
लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वही मैं k इक्वल टू 0 करता हूँ तो मान लीजिए कि मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 0, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएगी, तो वो वेक्टर भी, रिजल्टेंट जो वेक्टर होगी वो भी 0 होगी। वही मैं कि लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया जो कि लेस देन 1 थी, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और लेंथ तो चेंज होगी ही होगी। तो आपको समझ आ गया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन कब चेंज नहीं होता है, वो तब चेंज नहीं होता है जब स्केलर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अब हम देखेंगे एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो हमने मान लिया हमारे पास दो वेक्टर है v और w, तो इसे ऐड करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि इसकी जो हेड है, और इसे मैं कहता हूँ टेल, तो इसकी हेड को दूसरी वेक्टर की टेल पर लाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वेक्टर की हेड को w वेक्टर की टेल के सामने लाया। अब करना क्या है, उसकी एडिशन क्या होगी, तो पहला वेक्टर की टेल और दूसरा वेक्टर की हेड को जस्ट स्केल से ज्वाइन कर देना है। तो ये होगी वेक्टर एडिशन की लेंथ, और डायरेक्शन ये होगी इस ओर। तो आपको समझ आ गया कि वेक्टर कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर r पावर n का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर 2 डायमेंशन में लिया हूँ ये, तो ये जस्ट बताती है कि आप किस डायमेंशन में ले रहे हैं। तो मैं ये 2 डायमेंशन में ले तो 2 है, अगर मैं 3 डायमेंशन में लेता हूँ तो 3 है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कितने डायमेंशन में ये ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं इसे अभी एक प्लेन पर दिखा रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशन, जिसकी एक एक्स एक्सिस होगी और जिसकी वाई एक्सिस होगी, जेड एक्सिस हो नहीं सकती है। जेड एक्सिस होने का मतलब क्या है कि आप 3 डायमेंशन में, और ये आपका जो स्क्रीन है वो 2 डायमेंशन है, फ्लैट स्पेस है। तो हम 3 डायमेंशन तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, पर उसके हायर डायमेंशन में नहीं दिखा सकते हैं। ये आपको समझ आया होगा क्यों नहीं दिखा सकते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ काम आएगा, जैसे कि आपने एक पोजीशन लिया, जैसे कि आपने एक अपने वेंटिलेटर का पोजीशन ये लिया और दूसरी और वेंटिलेटर का पोजीशन ये लिया। आपको पता करना है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्या है। तो वो करना क्या है, इसकी ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन, 2 पोजीशन वेक्टर है, तो आपको एक को दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि r2 माइनस r1 करना है। तो ये सब्सट्रैक्शन रूल किस तरह से होगा, सब्सट्रैक्शन ये इस तरह से होता है, जैसे कि आपने r2 को लिखा तो आपको उसको x2 y2 लिखना है, और ये x1 y1 हो गया। तो सब्सट्रैक्शन ये टर्म बाय टर्म होगा, मतलब कि ये टर्म ये पहला टर्म से सब्सट्रैक्ट होगा, तो x2 माइनस x1 होगा, ये y2 माइनस y1 होगा। तो आपको समझ आ गया कि सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। और एडिशन में सेम है, अगर मुझे ऐड करना है r2 प्लस r1, तो मैं करूँगा क्या, ये इस टर्म को कोरस्पोंडिंग टर्म के साथ ऐड करूँगा। तो फाइनली मुझे एक सिंगल वेक्टर मुझे मिली, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, 2 पोजीशन वेक्टर की डिफरेंस। तो सेम चीज़ मैं यहाँ दर्शाया हूँ इसे। तो ये आई और जे के, ये इस सेम चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका है। ये आई के बता रही है कि अलोंग एक्स एक्सिस, जे के बता रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो r1 वेक्टर को मैं इस तरह से लिखा हूँ, r2 वेक्टर को इस तरह से लिखा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैंने यहाँ दिखाया दोनों का डिफरेंस लिया हूँ। तो डिफरेंस को तो आप किसी तरह से दिखाएंगे, कोई इस तरह से दिखाता है, कोई इस तरह से दिखाता है। तो बहुत सारा तरीका आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस वेक्टर को मैं इस तरह से दिखाया हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टर्म बाय टर्म सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्स के साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, वाई के साथ सब्सट्रैक्ट हुआ। तो ये 2 डायमेंशन के लिए था, ये 3 डायमेंशन में है, तो इसमें जेड कंपोनेंट भी आ गया। तो ये आपको मिल गया, और इससे क्या समझना, ये लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ क्या है। तो उसके लिए आपको क्या लेना, मोड लेना है। और मैंने बताया था कि मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी स्क्वायर ले लेनी है आपको, इसको स्क्वायर ले लेनी है, इसकी स्क्वायर लेनी है। तो सेम मैंने यहाँ लिया तीनों की स्क्वायर, उसकी रूट निकाल लेनी है। तो ये आपको समझ आ गया क्या है। और
क्योंकि एक वेक्टर है, अगर ये मान लो कि ये R1 है, ये R2 मूव कर रहा है, कुछ समय बाद ये यहाँ पर आ जाता है R2, तो जो आपको पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगी, उसकी लेंथ भी चेंज होगी। तो अगर मुझे पता करना है कि ये इसकी वेलोसिटी क्या है, तो करना क्या है, बस ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको टाइम के साथ डिवाइड करना है, और जब डेल्टा टी अप्रोचेस 0, जो कि लिमिट में हम पढ़ते हैं, तब ये हो जाती है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये यहाँ से यहाँ पर कितने समय में आई उससे अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाती है एवरेज वेलोसिटी, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी आपको ये सब नहीं देखना है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होती है, वो वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो 1। तो ये माने कि आपका वेक्टर है r, तो इसकी लेंथ को अगर मैं 1 कर दूं, डायरेक्शन को सेम रखूं, इसका मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ है वो कितना होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास ये वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो क्या इसकी लेंथ 1 है, आइए चेक करते हैं। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ a से, तो a इक्वल टू क्या होगी, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ, जो कि लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर मैंने ax मतलब कि इसकी वैल्यू पुट किया 4, -3 इसकी वैल्यू पुट किया -3 5, तो ये जो कैलकुलेट होके आती है 5√2 आती है। तो लेंथ यूनिट वेक्टर मतलब लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 नहीं है, 5√2 है। तो अगर मैं इसी सेम चीज़ को अगर मैं 5√2 से डिवाइड कर देता हूँ और फिर निकालता हूँ, तो इसका नाम चेंज करना होगा, क्योंकि अभी a नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसे डिवाइड किया कोई स्केलर से। जैसे कि किस स्केलर से डिवाइड किया मैंने, 5√2 से। और ये क्या है नंबर, आपने देखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर k ग्रेटर देन 0 है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, k लेस देन 0 तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इसे इसके साथ डिवाइड करता हूँ तो एक न्यू वेक्टर बन जाता है, जिसे मैं कहूँगा an। तो अब अगर आप an वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि इस अपर वाले न्यूमरेटर में इसकी जो वैल्यू आएगी 5√2 आएगी, और डिनोमिनेटर में 5√2 है, तो दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डिवाइड किया है यहाँ पर। तो यूनिट वेक्टर को लिखने का एक यूनिक तरीका है ये, एक कैप। तो जब भी आप कैप देखें तो इससे आपको ये समझ आ जाना है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 1 है। और जब एरो रहे तो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो यूनिट वेक्टर के लिए केवल वो कैप होगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैंने दो वेक्टर्स लिया है यहाँ पर, 3i कैप 2j माइनस k, जिसे मैं लिखा हूँ a वेक्टर, और दूसरी है b वेक्टर। तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ दोनों वेक्टर को। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको टर्म बाय टर्म ऐड करना है, मतलब कि इसकी i कंपोनेंट और इसकी i कंपोनेंट ऐड हो जाएगी। तो 3i है और यहाँ पर 1i है, तो 4i हो जाएगी। तो मैंने इसे और इसे ऐड किया, तो इसे मैं लिखा हूँ, और 3 और 1 4 हो गए, और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, 2 और 1 3 हो गए यहाँ पर। उसी तरह से -k प्लस 3k ये हो जाएगी 2k। तो ये रहा इसकी एडिशन। सेम है सब्सट्रैक्शन a माइनस b। तो करना क्या है, सेम चीज़ को आपको लिखना है। अब जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो 3i माइनस i ये हो जाएगी 2i, 2j माइनस j। तो ये थी इसकी सब्सट्रैक्शन।